हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले चैप्टर, इसमें नदी नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, नदी के किनारे अवस्थित शहर और स्थलावरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री जितने भी हैं, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जैसा कि हेडिंग है, देखिए इसमें एक दो टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है और सभी टॉपिकों से मिलाकर लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उस सबको यहाँ पे कलेक्ट करके लाया गया है। इसलिए पूरे लंबा को एक साथ पढ़ने में थोड़ा समस्या होता है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी एक दो टॉपिक था उसको मैंने हेडिंग में दे दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन क इनगुरी, ऑप्शन ख रोगवांसकी, ऑप्शन ग भाखरा और ऑप्शन घ है नोटेंड्रम। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन मेरा ख हो जाएगा, रोगवेंसकी। ये कहाँ है? कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब एक साथ पड़ता है। ये सभी देश कैसे हैं? ये सभी लैंडलॉक कंट्री हैं। हमारा राइट आंसर ख हो जाएगा, सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भाखरा नांगल जो है वो क्या है? भारत की सबसे ऊंची बांध है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसवान उच्च बांध स्थित है। कहने का अर्थ है कि जो आसवान जो बांध है वह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह बांध मिस्र में अवस्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पे अवस्थित है? यानी कि हमारा नहीं है, वो यूरोपीय देश है। यूरोप में एक ही बहुत समृद्ध देश है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। तो कहता है कि ये जो पेरिस है ना, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, इसी तरह से पेरिस जो है वह पेरिस जो शहर है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस कहाँ अवस्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोम नगर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों रोम जो है ना, यह टाइबर नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। रोम रोम क्या है? वह भी एक राजधानी है। इटली इटली जो है ना, इटली एक देश है जिसकी राजधानी है रोम। और इस रोम के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोम कहाँ अवस्थित है? तो यह टाइबर नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों खार्तूम एक बहुत ही फेमस सिटी है। यह कहाँ पर बसा हुआ है? तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम कहाँ पे बसा हुआ है? यह नील नदी के किनारे, बड़ा ही फेमस सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बियाना बियाना जो है दोस्तों, यह भी एक यूरोपियन देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग महादेश में ही है, ओशिनिया महादेश के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया चूंकि इतना बड़ा है कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही समझ लेते हैं कि एक अलग से महादेश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह कहाँ है? तो ओशिनिया महादेश में आता है। ओशिनिया महादेश में और भी बहुत सारे देश हो जाते हैं, न्यूजीलैंड हो जाते हैं, पपुआ नई गिनी हो जाता है, फिजी हो जाता है। ये सभी कहाँ है? ये सभी ओशिनिया महादेश में ही है। ओशिनिया महादेश को भी कई पार्टों में मतलब बांटा गया है। ओशिनिया तो चारों तरफ से समुद्र है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया ओशिनिया महादेश। और इसमें चलिए बढ़ते हैं बियाना शहर के बारे में। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है बियाना, और ये किस नदी के तट पर है? तो यह जो है डेन्यूब, किस नदी के तट पर है? तो डेन्यूब नदी के तट पर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। यानी कि समान वर्षा जहां जहां हो रहा है उस सभी क्षेत्रों को अगर हम जोड़े तो उस रेखा को क्या कहेंगे? क्वेश्चन दोस्तों मेरा यही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र को
जोड़ने वाली जो एक रेखा होगी उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो बार, आइसो हाइट, हाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो हाइट कहेंगे। और समान गर्मी वाले जगह को जोड़ने वाले सीधी रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आइसोथर्म। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिटाना भूल जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, यह क्या कहलाती है। यानी मतलब कि एक ही समय पर कंपन करने वाली जो स्थान होती है इसको अगर जोड़ा जाए, मान के चलिए यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आता है, और इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे जगह क्या हो जाएंगे, एक साथ थर्रा जाएंगे। और इस सभी को एक रेखा से अगर हम जोड़ते हैं तो इस रेखा को क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कोशिशमल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। मतलब कि जो सबसे ऊंची जो रेखा है, इसको फिर से समझिए, समोच्च रेखाएं यानी कि समान ऊंचाई, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले हैं उस रेखा को जब हम मिलाते हैं तो वह जो रेखा खींची जाती है, जैसे मान लीजिए कि एक जगह यहाँ पे क्या है, बहुत ही गहरा है, एक जगह बहुत हाइट पे है, और सब जगह भी क्या है, बहुत सारे जगह है जो सभी अलग अलग हाइट पे, और उस सभी हम जगहों को एक साथ जब मिलाते हैं तो उस मतलब खींची जो जाती है उस, वह कहाँ से अगर हम खींचे तो मेरा जो है वो डाटा एकदम सटीक बैठेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो समुद्र के तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जाना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, हमारा डाटा एकदम सही आएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्य समुद्र के तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, भाग नहीं यार तू उधर, निम्नलिखित देशों में से कौन एक स्थल बरुद्ध देश है। स्थल बरुद्ध मतलब समझ रहे हैं, स्थल रुद्ध यानी कि उसका स्थल जो है क्या है, चारों तरफ से रुद्ध है, यानी कि वह देश जो चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ, मतलब कि उसके बगल में कोई देश, उसके बगल में कोई देश, यानी कि उसके बगल अगल में क्या है, कोई ना कोई देश है। कहने का मतलब है कि लैंड लॉक कंट्री, ठीक है ना। जैसे नेपाल हो गया, नेपाल के चारों तरफ क्या है, कोई ना कोई देश है, समुद्र है ये नहीं है, तो वह क्या है, नेपाल एक स्थल बरुद्ध देश है या स्थलबद्ध देश है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना, लगभग 90-95 देश है जो क्या है, अरे गलत शायद बोल दिया, 90-95 नहीं होगा, 40-45 के करीब में होगा, ठीक है। ज्यादातर कंट्री तो कहीं ना कहीं समुद्र से सीमा ही बनाती है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा स्थल बरुद्ध देश है, ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा है स्थल बरुद्ध देश। उसके अलावा अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान भी है क्या, ये सभी क्या है, स्थल बरुद्ध देश है। मंगोलिया भी क्या है, एक स्थल बरुद्ध देश है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल, वैसे तो देश बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है हमको क्या करना होगा, उस ऑप्शन में ही क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो अंगोला यह एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, अफ्रीकी महादेश में यह है, और यह जैसे ये अफ्रीका महादेश है ना, तो ये आपको अंगोला यहाँ पे कहीं दिख जाएगा, ठीक है ना। अंगोला तो इधर समुद्र से घिरा हुआ है ना, दक्षिणी अटलांटिक के पास ही आ जाता है, ठीक है ना, उधर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी। गैबोन, गैबोन दोस्तों यहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक कंफ्यूजन है, क्योंकि गैबोन, गैबोन को आप अगर देखिएगा मैप पे ना, तो यहाँ से बहुत सारी नदियां हैं जो इधर समुद्र में निकलती है, ठीक है ना। तो क्या इसको स्थल बरुद्ध देश कहा जाए, क्योंकि शिप तो यहाँ तक आती है, समुद्री जहाज जो है उसका आवागमन यहाँ तक हो जाता है। जैसे कोलकाता हो गया, ठीक है ना, कोलकाता कहाँ है, ये बंगाल की राजधानी होगी, ठीक है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, लेकिन कोलकाता में समुद्र नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है, हुगली नदी के सहारे क्या होता है, आवागमन होता है। जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होते हैं वो सभी कहाँ से हो जाते हैं, तो कलकत्ता बंदरगाह से हो जाता है, इजिली हो जाता है। तो इसी तरह से गैबोन से भी क्या हो जाता है, मतलब लेन देन, आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम
हो जाता है। तंजानिया ये भी बहुत बड़ा देश है अफ्रीकी महादेश का, ये आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। जिम्बाब्वे आपको यहाँ पर दिखेगा, लेकिन यह क्या है, चारों तरफ से लैंड लॉक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबरुद्ध नहीं है, मतलब स्थलरुद्ध नहीं है। स्थलबरुद्ध भी बोला जाता है, स्थलरुद्ध भी बोला जाता है, लैंड लॉक भी कहा जाता है। इसको आप जो कहना है कहिए। कहने का मतलब साफ है कि वह देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है नहीं है। कौन है, तो अफगानिस्तान दोस्तों क्या है, स्थलरुद्ध है। नेपाल भी है, स्विट्जरलैंड यूरोपीय महादेश में पड़ता है यह, और क्या है, स्थलरुद्ध है। म्यांमार ये आपको दिख जाएगा उत्तर भारत के पूरब में, भारत के एकदम पूरब में। बांग्लादेश के नीचे म्यांमार मिल जाएगा, म्यांमार के नीचे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और भी बहुत सारे देश है, क्या, फिलीपींस। इसमें म्यांमार क्या है, इसके पास समुद्र का क्या है, मतलब समुद्री क्षेत्र को यह एक्यूपाइड करता है। ठीक है, बाद बाकी क्या है, ये लैंडलॉक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, ये सब आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि स्थलरुद्ध, फिर से क्वेश्चन आ गया लैंड लॉक कंट्री। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद करके नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा कहने का मतलब कि घर पे एक वर्ल्ड मैप का नक्शा लीजिए और उसको क्या कीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, और उसको रोज सुबह ब्रश करने के वक्त क्या कीजिए, देखते रहिए, मजा आएगा देखने में। आप देखिए कौन कौन देश है जो क्या है, चारों तरफ से बीच में है, और समुद्र के किनारे किनारे कौन देश है। दोस्तों 3 महीना काफी ज्यादा समय होता है, यकीन मानिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। स्थलरुद्ध देश में बोलीविया दोस्तों, यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है ना, पेरू भी इसके जस्ट नीचे है, और पेरू क्या है, लंबी सीमा इसकी तटरेखा है। ठीक है, सूरीनाम भी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, आपको उत्तर में आपको दिख जाएगा, अफ्रीकी महादेश के सबसे उत्तर में। जैसे ये अफ्रीकी महादेश है ना, आपको सबसे उत्तर में यहीं पे आपको दिख जाएगा। सोमालिया, एरिट्रिया के आसपास में ये देश दिख जाएगा। उरुग्वे आपको मिल जाएगा दक्षिणी अमेरिका में, उरुग्वे अर्जेंटीना के आसपास में यह दिख जाएगा। यहाँ का एक क्रिकेटर बड़ा फेमस हुआ करता था, पेले नाम था उसका, भयंकर खेलता था वो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर तो आई थिंक यही हो जाना चाहिए, बोलीविया। चूंकि ये पेरू के ऊपर में है तो यह क्या करेगा, ये क्या करेगा, समुद्र से अपना सीमा नहीं बना पाएगा। ठीक है, बाद बाकी सबके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा क्या पता है, जानते तो नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल के देशों को जानते हैं ना, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। पेरू के बारे में तो बहुत पढ़े, तो समुद्र के किनारे सबसे, मतलब पेरू तो है ही, सूरीनाम और उरुग्वे भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्वादर पतन किस देश में है, यानी कि ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर बड़ा फेमस अभी पाकिस्तान में है वो, क्या उसके बारे में विशेष बताया जाए, टाइम कम है। ठीक है, बताएंगे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा ना, तो पाकिस्तान में हो गया ग्वादर एयरपोर्ट। ठीक है ना, श्रीलंका का प्रमुख एयरपोर्ट हो गया हम्बनटोटा, कोलंबो बंदरगाह। भारत का तो बहुत सारा है, विशाखापत्तनम हो गया, उसके अलावा अटल बिहारी, यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम एक दिन क्या करेंगे ना, भारत के प्रमुख पतनों के बारे में पढ़ लेंगे, भारत का कौन सा पतन कहाँ पे है, कौन मतलब यातायात के लिए है, कौन सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है, तो ये सभी पतन को क्या कर लेंगे, चेन्नई बंदरगाह, इसके अलावा और भी बहुत सारे बंदरगाह, उस सब के बारे में पढ़ लेंगे। ईरान में भी है बंदरगाह, उस सब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसके लिए एक दिन एक सेपरेट वीडियो रखेंगे, इसमें सिर्फ बंदरगाह के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आंसर के लिए सिर्फ हो जाएगा ग्वादर बंदरगाह, ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। किस देश में है, तो पाकिस्तान में। क्वेश्चन है अगला हमारा कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो दोस्तों रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ,
ये सब किससे रिलेटेड है? तो भूकंप से रिलेटेड है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के झटके, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया था? तो भूकंप के झटके। समुद्र की गहराई नापने के लिए नहीं, समुद्र की दिशा नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। आंसर मेरा कौन हो जाएगा? रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से तीव्रता नापती है किसकी? बताइए आप लोग, भूकंप की। यस और नो? यस, रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता को मापती है? भूकंप की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति। नहीं, ये नहीं होगा। त्वरित झंझा की प्रबलता, ये भी नहीं होगा। भूकंप की तीव्रता, ये हो जाएगा। लॉन टेनिस के खिलाड़ी द्वारा गेंद मारे गए गेंद की गति। नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा जो दिख रहा है ऊपर में, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ग। चलिए क्वेश्चन अगला कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा, यानी कि बादल जो आसमान में चलते हैं ना, उसकी दिशा और उसकी गति को मापने के लिए दुनिया में जितने भी चीजें, सब कुछ को मापने के लिए कुछ न कुछ यंत्र है। ठीक है ना? तो बादल के जो बादल ऊपर से जा रहे थे, ऐसा थोड़ा है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। कितना स्पीड जा रहा है, कितना हाइट पे है, किस दिशा में जा रहा है, वो सबको मापने के लिए भी आता है। एनीमोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? बताइए आप लोग। एनीमोमीटर, रेन गेज, रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, ये इससे नहीं होगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेफोस्कोप से क्या किया जाता है? बादलों की दिशा को मापा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पता था हमको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये हो गया। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर से भी जल से संबंधित कोई चीज मापा जाता है, लेकिन हाइग्रो से क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब पानी में कितनी नमी है, इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। ठीक है, अगर बैरोमीटर का पारा नीचे गिर गया, तेजी से नीचे गिर गया, तो आंधी तूफान, ऊपर चला गया तो मौसम साफ। ये सब फिजिक्स और ज्योग्राफी में ही है। लेकिन चलिए, अगर हम पूरे को बढ़िया से कवर करेंगे तो साल लग जाएगा, और हमारे पास समय है कम, तो हम क्या करें? आप ही बताइए, क्या करें? मैं क्या करूं? अगर पूरे टॉपिक को एक एक करके अगर उसको एनालाइज किया जाए, उसको अच्छा सा डिस्कशन किया जाए, तो आपको लगता है 3 महीना में हो जाएगा? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। 3 महीना तो सिर्फ सेट मारेंगे फिर भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करें, इस चीज़ को कवर कर ले। और इसके बाद हम लोग सोचे हैं कि इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 7, 8 और 9, 7, 8, 9, 10 चारों क्लास को क्या करेंगे, इसके जितने भी बुक्स हैं, मतलब एससीईआरटी के, उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? 15 दिन में एक एक मतलब एक एक चैप्टर नहीं, एक एक सब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। जितना कवर हो पाएगा उतना हम लोग कर लेंगे। यानी कि लगभग मोटा मोटी 4 बुक को हम लोग क्या करेंगे, 2 महीना के अंदर में 4 बुक को क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। 4 बुक नहीं कही है, 4 मतलब 4 क्लास के, अलग अलग क्लास के चारों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही साथ कंबाइन करेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छा से डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि 7वां में जो चैप्टर होगा वो 8वां में नहीं होगा। 7वां में जो होगा 8वां क्लास में थोड़ा उसी को थोड़ा एडवांस कर दिया जाएगा। 9th में उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। 10th में और ज़्यादा विस्तृत कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों को पढ़ेंगे और चारों को क्या करेंगे, एक साथ मिला करके कंबाइन करा करके, और हम आपको उस टॉपिक को एक बार क्या कराएंगे, डिस्कशन करा देंगे। फिर उस टॉपिक से कोई भी समस्या आएगा, उसका सवाल आप लोग आसानी से दे दीजिएगा। और इसके लिए हम लोग 2 महीना का टारगेट रखे हैं, और आखिरी के 1 महीना में क्या करेंगे, पूरा फुल रिवीजन करेंगे, और एग्जाम आएगा उसको हम लोग देख लेंगे क्या। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा, हमेशा वीडियो को देखिए। देखिए, आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा अंदर से जो है ना, वो मोटिवेशन जो होता है ना, वो नहीं आ पाता है, और सच कहिए तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, क्योंकि हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। अगर हम खुद के लिए करें तो क्या ज़रूरी है यहाँ पे 3 घंटा आकर के 1 घंटा टाइप कीजिए, 1 घंटा उसको डिस्कशन कीजिए, 1 घंटा उसको खुद से देखिए, क्या बोले नहीं बोले, क्या कमी बेसी है। तो क्यों, क्या ज़रूरी है? हम तो सब जानते ही हैं, मतलब सब नहीं जानते, हमको भी पढ़ना पड़ता है। तो हम अगर पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा ना, 3 घंटे में और ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह तो आप लोग करते नहीं हैं। चलिए, क्वेश्चन था कि प्राणियों और पादप की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ पे? कहने का मतलब कि जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं अभी, पृथ्वी के जमीन स्थल पे रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी नहीं रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका वगैरह ये सब हो गया, और रसिया वगैरह। हम लोग भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, उप शीतोष्ण वाला बेल्ट में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैव विविधता में कुछ खास मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, लेकिन विषुवत रेखा के बीच वाला जो जगह है ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा वर्षा है, और समुंदर उधर से बढ़िया से गुजरा हुआ है, और उसके भीतर में क्या है, उष्णकटिबंधीय वन भी है। वहाँ पर क्या है, बहुत प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। सहारा रेगिस्तान में आपको एक से बढ़ के एक क्या मिल जाएगा, जीव जंतु मिल जाएगा, दिख जाएगा, जिसको कभी हम लोग देखे नहीं होंगे। एक से एक सांप, बिच्छू, जानवर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उससे और इधर जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो आप कहाँ चले जाइएगा, तो आप ब्राजील, अर्जेंटीना, और मतलब ये दक्षिणी अमेरिका के साइड में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको अमेजन जंगल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको अनेक जीव जंतु आपको मिल जाएंगे जो कभी आप लोग देखे नहीं होइएगा। अगर उसके नीचे की बात कीजिएगा तो समुद्र में आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगे, जीव जंतु मिल जाएंगे, ठीक है ना, अनेक अनेक टाइप के मिल जाएंगे। उत्तरी ध्रुव में क्या मिलेगा, सिर्फ ठंडा में रहने वाला जीव जंतु मिलेगा। पानी तो बर्फ होगा, उसमें जीव जंतु आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। क्या पेड़ पौधे हैं, तो उत्तरी ध्रुव में शीत, मतलब शीत बोल रहे हैं, ठंडा से ही संबंधित जो पेड़ पौधा है वो 2-4 वैरायटी का पेड़ पौधा मिलेगा, जो भी मिलेगा वो शंक्वाकार मिलेगा। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा के करीब आते हैं तो आपको एक से बढ़ के एक पेड़ मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाइए तो पर्णपाती मिलेगा, सूक्ष्म पर्णपाती मिलेगा, शीत पर्णपाती मिलेगा, ठीक है ना। तो यही कहने का क्वेश्चन का मेन टारगेट यही है कि प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता, सबसे ज्यादा टाइप के प्राणी आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती में नहीं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में बिल्कुल नहीं, मरुस्थल और सवाना के मैदानों में। देखिए, मरुस्थल और सवाना के मैदान बोल दिया है, तो मरुस्थल भी अफ्रीका में, सवाना घास का मैदान है भी अफ्रीका में। लेकिन ये तो सिर्फ अफ्रीका महादेश को ही टारगेट करके छोड़ दिया। लेकिन अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की अगर बात कर ले, इसमें अमेजन का जंगल भी आ जाएगा। और अमेजन की जंगल में इतना ज्यादा विविधता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब सोचे भी नहीं होंगे, तन्ने सोची ना होगी। थारा भाई जोगिंदर के डायलॉग, मतलब उसके स्टाइल में, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के वन क्षेत्रों में से किसका फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व के वन क्षेत्रों में, यानी कि हमारे पूरे दुनिया में जितने भी वन क्षेत्र है, उसमें से किसका फैलाव प्रतिशत सबसे ज्यादा है? शीतोष्ण शंकुधारी जी नहीं, ये सिर्फ आपको ध्रुवों पर मिलेगा, और ध्रुवों में भी सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में क्या है, इतना ज्यादा बर्फ पड़ता है कि ये भी नहीं होता है। ये आपको सिर्फ मिलेगा उत्तरी ध्रुव में, रूस और कनाडा के ऊपरी वाले हिस्से में मिलेगा, और भी जगह यूरोपीय कंट्री में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो शीतोष्ण में तो आपको सिर्फ बहुत कम टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती में भी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या आर्द्र वन में, ठीक है ना। ये मानसूनी वन बीच वाला को एकदम पकड़ रहा है, एकदम बीच में। लेकिन अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को लेते हैं तो ये आपको यहाँ तक पकड़ लेगा,
इसको पूरे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, मानसूनी वन हो गया, मानसूनी वन हो गया जहां से सिर्फ वर्षा होता है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या होगा, घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्व डेल्व जिर्जा जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, काजू से, कॉफी से, चाय से या शीशम से। डेल्व जिर्जा जाति जो है यह आपको शीशम का एक क्या है, प्रजाति है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट के वन पाए जाते हैं कैसे, शंक्वाधारी ध्रुव पर मिलेगा। ठीक है, शंक्वाधारी देखिए जगह जगह के हिसाब से होता है ना, वहाँ का लोग क्या होता है, मॉडिफाई होता है, पेड़ पौधे का डिजाइन वगैरह सब। मतलब आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भूमध्य रेखा के बीच में अगर पास में होते तो हम लोग का शरीर का कलर ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि सूरज से जो आने वाले बहुत सारी रोशनी है उसमें से कुछ हानिकारक भी रोशनी होती है। जैसे सफेद लोग जो होते हैं ना, गोरे लोग होते हैं, उनके चमड़ी क्या करेंगे, उसको अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन काले लोग अच्छा से क्या करते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान ने प्राकृतिक रूप से उसका स्किन का कलर बना दिया है डार्क, है कि नहीं। इसी तरह से गोरे लोग जो होते हैं वो सब पहाड़ समुद्र, वो सब क्या होते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उन लोग को ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं और ताकतवर भी ज़्यादा हो जाते हैं, है कि नहीं। पतझड़ देखिए, जैसे शंक्वाकार वन है तो ये आपको ज्यादातर बर्फीले क्षेत्र में क्यों मिलेगा, क्योंकि बर्फ के वहां पर हमेशा क्या होता है, बर्फबारी बारह मास होते रहता है। और अगर पत्ता अगर इस तरह से हो, चौड़ा चौड़ा हो, तो क्या होगा, इस पर बर्फ पड़ेगा और क्या होगा, पूरा भर जाएगा और पूरा बर्फ से क्या हो जाएगा, वह पेड़ लद जाएगा और अंत में क्या होगा, वह पेड़ टूटकर गिर जाएगा। लेकिन अगर वही पेड़ इस टाइप से अगर हो, है ना, वही पेड़ अगर इस टाइप से हो तो क्या होगा, इस पर बर्फ गिरेगा और बर्फ सारा क्या होगा, फिसलकर नीचे गिर जाएगा। तो इस पेड़ को जीवित रहने में इसका डिजाइन क्या करेगा, फायदा करेगा या नहीं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए यह पेड़ उत्तरी ध्रुव पर अगर इस तरह से भी होता है ना, तो ये क्या होता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जैसा कि डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहने का मतलब कि जो फिट होगा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वही क्या करेगा, सरवाइव कर पाएगा। तो मान लीजिए यह पेड़ कुछ इस टाइप से भी होगा, तो इसको सरवाइव करना है तो आने वाले समय में तो ये खुद ब खुद इस टाइप से क्या हो जाएगा, अपने आप को क्या करेगा, इस हिसाब से ढाल लेगा। सरवाइव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला शेप लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो शंकुधारी वन आपको सिर्फ कहां पर मिलेंगे, तो ध्रुव पर मिलेंगे। घास स्थल वन भूमध्य रेखा पर, हाँ ये मिलता है, घास स्थल वन भूमध्य रेखा पर आपको मिलेगा, लेकिन वन की बात कर रहा है। पतझरी वन ये आपको नहीं मिलेगा। पतझरी वन आपको देखे, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर तो पेड़ पौधा मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे शंक्वाकार का मिलेगा। इसके ऊपर क्या मिलेगा, 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इस बीच की जो जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसको क्या कहेंगे, इस वाला एरिया को क्या कहेंगे, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर्णपाती वन को क्या चाहिए, पानी न ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, वो कम पानी में भी क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे वन क्या होंगे, आपको इसी जगह पे सिर्फ मिलेंगे, यानी कि जो पतझरी वन कहते हैं, जिसका पत्ता भी टाइम टाइम पर क्या होता है, झड़ता रहता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो वन होंगे वह क्या होंगे, ये आपको एकदम भूमध्य रेखा के पास ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल है 2005, मतलब 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया, वह है ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान या जाम्बिया। क्या है, जाम्बिया है, हमको लगा गाम्बिया है। गाम्बिया भी एक देश है, जाम्बिया के बगल में होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है।
क्वेश्चन कर रहा है कि 2000 से 2005 ईस्वी के बीच में किस देश में सबसे ज्यादा वनों की कटाई हुई है। ठीक है, सर्वाधिक ह्रास हुआ है मतलब कि कम हुआ है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में क्या हुआ था ना, 2000 से 2005 के बीच में डेवलपमेंट के नाम पर इतना ज्यादा वनों का कटाई हुआ था कि मतलब जब बाद में इसको काउंट किया गया तो क्या पता चला कि बहुत ज्यादा वन का क्या हो गया, नाश हो गया। तो अगर इस टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो बाकी जगहों पर क्या हुआ है, वो वनों की स्थिति मतलब में वो ह्रास नहीं हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है अभी के परिप्रेक्ष्य में डाटा कुछ और हो। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। कहने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की जो घास की मैदान है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। जैसे कि अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसे हम लोग सवाना घास का मैदान कहते हैं कि नहीं। अमेरिका कनाडा कनाडा में जो घास का मैदान है उसको हम लोग प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है एक बहुत बड़ा घास का मैदान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यूरोप में भी है घास का मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में भी घास का मैदान है। अमेरिका तो मतलब यूएसए, कनाडा ये तो उत्तरी अमेरिका की हो गई ना, तो दक्षिणी अमेरिका में भी घास का मैदान है। ठीक है ना, उसे पैम्पस घास का मैदान कहा जाता है। उसी तरह से सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के घास को जो नाम दिया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स घास का मैदान। ठीक है, सवाना घास के मैदान तो ये अफ्रीका का है। अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान भी है, सवाना घास का भी मैदान है। सवाना घास का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यहाँ पे वेल्ड फिश नाम का एक जानवर होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है और खूब चढ़ता है। यहाँ पे शेर को भी बहुत फायदा है, यहाँ पे बैठल रहता है, किसी को टारगेट किया उसको दौड़ा के खत्म कर देता है। प्रेरी घास का मैदान ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको यूरोप में मिलेगा। यूरोप एशिया, एशिया में आप इसको कर सकते हैं। यूरोप में जैसे बोल रहा है ना, तो ये रूस के साइड से है। ठीक है ना, रूस के साइड से उसके नीचे तक है। उसके नीचे वाला जो देश है वो सबको आप दिमाग में सेट कीजिए, देखिए कौन सब है। तो वहीं के तरफ से क्या है, ये फैला हुआ है प्रेरी घास का मैदान। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है, तो इसको पैम्पस घास का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैम्पस घास का मैदान। कहीं कहीं कैंपस भी मिलेगा, पैम्पस कैंपस दोनों है। ठीक है ना, अर्जेंटीना के साइड में कैंपस है और उसके बगल में पैम्पस का है। ठीक है ना, वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका का, प्रेरी एशिया का हो जाएगा, मध्य एशिया यूरोप, सवाना अभी अफ्रीका का आ जाएगा, पैम्पस कहाँ का आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास के मैदान में चिनुक की हवा लगती है। ठीक है, उसके बाद में इस प्रेरी घास के मैदान में क्या होता है, प्रेरी इसमें है ये नहीं ऑप्शन में, हाँ है प्रेरी है। उस घास के मैदान के ऊपर क्या होता है, बहुत मोटा बर्फ का चादर बैठा होता है। ये कनाडा के पास में, ठीक है, प्रेरी घास का मैदान। और उस पर जब चिनुक हवा जब लगती है तो क्या होता है, वो हवा चूंकि गर्म होती है और गर्म होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर का बर्फ को सबको क्या करता है, गला करके साइड कर देता है। उसके बाद जो उसमें से घास बाहर की तरफ निकलता है वो काफ़ी सॉफ्ट मुलायम होता है। उसको वहाँ की गाय खूब बढ़िया से चर करके क्या करती है, अपना पेट भरती है और बहुत मात्रा में दूध देती है। ठीक है, तो चिनुक हवा दोस्तों कैसी हवा है, तो एक गर्म हवा है। इस हवा को हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है। चिनुक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। टॉपिक से भटक गए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पैम्पस घास का मैदान है। चलिए, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में पैम्पस घास का मैदान मिलता है। ये पराग्वे, ओलिविया, कहाँ गया, पराग्वे, ओलिविया और उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सभी दक्षिणी अमेरिका के ही देश हैं। ठीक है ना, लेकिन पैम्पस घास का मैदान पूछा जा रहा है और यह घास का मैदान कहाँ है, तो यह अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना और
बोलीविया को भी थोड़ा सा टच कर ही लेता है, अर्जेंटीना को भी टच कर लेता है, मतलब पैम्पस घास का मैदान तो मुख्यतः अर्जेंटीना में ही है। उरुग्वे को भी टच कर लेता है थोड़ा सा। खैर चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राइट आंसर इसका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता, मतलब किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होगी कैसे? मतलब जो भी प्राकृतिक प्रदेश होंगे उसमें समरूपता तो होगी ही। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में क्या है, कुछ समरूपता, यहाँ पर खेती पशुपालन मुक्त होता है जैसे। और मान लीजिए अगर आंध्र प्रदेश के अगर क्षेत्र होंगे या बंगाल के समुद्री साइड के जो तटीय जो क्षेत्र होंगे, वहां पर क्या होंगे, तो वहां के सभी लोगों का मुख्यतः क्या होगा, भोजन में मछली हो जाएगा, और वहां का मुख्यतः पेशा भी क्या हो जाएगा, मछली का मारना भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है कैसे? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के कारण। जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक और प्रजातियों की नहीं, ये नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है जलवायु और व्यवसाय की। जलवायु तो होगा, समरूप होगा, और जलवायु के साथ साथ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति भी क्या होंगे वहां पर, एक समान रूप के होंगे। व्यवसाय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे अगर सभी लोग हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सभी मछली मारने वाला ही काम करेंगे। कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत से कामों में क्या है कर लेंगे क्या। लेकिन प्राकृतिक जलवायु और उसका प्राकृतिक वनस्पति जो क्या होगा, वो एक ही टाइप का होगा, है कि नहीं? समरूपता होगी कहने का मतलब है, एक टाइप का नहीं होगा, क्या होगा, समरूपता होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया 30 के बाद 31 नंबर। चलिए, किसी देश में पूरे साल वर्षा होती है, मतलब किस जगह पे पूरे साल वर्षा होती रहती है? शीतोष्ण में नहीं होगा, यहां से उठाएं, चलिए ऊपर से ही उठा लेते हैं। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की बात कर रहा है, भूमध्य सागरीय नहीं है, भूमध्य सागरीय है। हमको लगा भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है वो वाला बोल रहा है, वो नहीं, भूमध्य सागरीय बोल रहा है। या हमको लगता है कि भूमध्य सागर के बारे में बोल रहा है, तो गलत होगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है, तो ये नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंध जो होता है वो आपको यहाँ से यहाँ पे होता है, तो क्या इस पूरे क्षेत्र में हर साल वर्षा होते रहता है? तो बिल्कुल नहीं। शीतोष्ण में यहाँ पे नहीं, हर यहाँ पर वर्षा होना तो और ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो एक और ऑप्शन है विषुवतीय। इस लाइन पे तो कह सकते हैं, हम लोग 7 के क्लास में पढ़े हैं संवहनी वर्षा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के समीप यानी विषुवत रेखा के पास, मतलब हमेशा बारिश होते रहता है, और 12 बजे के बाद वो बारिश होता है। और क्यों होता है, तो हवाएं गर्म होकर के क्या हो जाती है, बहुत सारी हवाएं बादल बन के ऊपर में मंडराते रहते हैं, और जमीन की जो हवा है वो गर्म होकर के कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाने के बाद में वो जो बादल होता है, बादल चूंकि वो तो एकदम पानी पूरे लिए रहता है और बर्फ के फॉर्म में भी होता है थोड़े थोड़े, तो जब ये गर्म हवा वहां तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद में क्या करता है, उस बादल को क्या कर देता है, उससे मिलने के बाद उसको वर्षा करा देता है। तो हमेशा वर्षा होता है कहाँ पे, तो विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए देखिएगा ज्यादातर वन जो है ना वो आपको विषुवत रेखा के करीब मिल जाएगा। जैसे आप देख लीजिए तो अमेजन का जंगल आपको विषुवत रेखा पे मिल जाएगा, सवाना घास का मैदान तो विषुवत रेखा पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इधर आप इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार थोड़ा ऊपर हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इस सब जगह को आप देखिएगा, अंडमान निकोबार, ये सभी क्या है, विषुवत रेखा के थोड़ा सा आसपास में। अंडमान निकोबार विषुवत रेखा से ऊपर है, लेकिन लगभग उसके क्या है, आसपास में। तो देखिएगा वहां पे पेड़ पौधे क्या है, बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने का मुख्य कारण है कि वहां पे बारिश ज्यादा होती है क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है। दोस्तों इसका ज़्यादा हमको आइडिया नहीं, अभियांत्रिक प्रकार हम बहुत कोशिश किए हैं समझने का क्या होता है, इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में बता रहा था, हमको ज़्यादा कुछ समझ में इसका आया ही नहीं।
इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा। आपको नंबर उठाना है, ठीक है। बहुत का तो डिस्कशन किए, एक का नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं। हमको समझ में नहीं आया, हम आपको क्या बताएं इसके बारे में। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश है। देखिए चुकंदर के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन दो देश करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन, जो अभी खूब बढ़िया से धोआ रहा है। और धो रहे हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन। और फ्रांस, फ्रांस नहीं, फ्रांस कहने का मतलब अलग देश है, उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या करता है, यूक्रेन को सपोर्ट करता है। खैर ये तो लड़ाई वार से रिलेटेड हो गया। हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, यूक्रेन और फ्रांस क्या करता है, चुकंदर का खूब बढ़िया से प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन अगला कि चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी। डैपाग विधि, यह दोस्तों फिलीपींस के लोग जो है ना, इस विधि से क्या करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा घ, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है। देखिए ये मोचा कहवा जो है ना, यह अमन, यमन, यमन एक क्या है, देश है, यमन। ये आपको, यमन आपको एशिया में ही आ जाता है, यमन अरब 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 कंट्रीज में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, क्या है रोबस्टा, एक प्रकार का क्या है, रोबस्टा एक प्रकार का कॉफी ही है, केला उला नहीं है, तंबाकू भी नहीं है, कोकीन वगैरह नहीं है, क्या है एक प्रकार का कोकोआ। कोकोआ क्या होता है हमको नहीं पता है, कोकीन लिख देता ज्यादा बढ़िया समझ में आता, उधर वैसे कोकीन सबका खेती बढ़िया से होता है। खैर वो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए भी है, क्या करे, करे तो करे क्या, सरकार उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ कर भी तो नहीं रही है ना, तो मजबूरी वो लोग क्या करते हैं, यही सब करते हैं, कोकीन वगैरह स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। मतलब सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा सोमालिया, एरिट्रिया हो गया, यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो लूटपाट वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, जो भी समुद्री जहाज वगैरह जाती है, ठीक है ना, बाब अलमंदेव से होकर के जैसे भूमध्य सागर में इंटर करती है ना, उससे पहले क्या करता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उस साइड के कुछ जो है ना देश है, तो वो लोग के मतलब वहाँ के जो निवासी लोग हैं वो लोग अपना छोटे मोटे बोट लेते हैं और क्या करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं बड़े बड़े जहाजों पर, कैप्टन को किडनैप वगैरह कर ले, मतलब बंदी बना लिया, और जिस देश का रहा उसको फोन करके मांगा कि भाई चलो 2-4 पेटी भेजाओ, नहीं तो पूरे को खत्म कर देंगे, है कि नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है। देखिए दोस्तों कहवा के अगर मामले में बात किया जाए तो ब्राजील जो है ना, यह शीर्ष स्थान पे है। कहवा के उत्पादन के मामले में ब्राजील क्या है, शीर्ष स्थान पे है ब्राजील। उसके बाद में इंडिया भी है, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब भी है कहवा के उत्पादन में, क्या है ये सब सेकंड नंबर पर है, लेकिन ब्राजील को टॉप पर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है। तो दोस्तों विश्व में सबसे लंबे रेशे और सबसे सुंदर रेशे ये कहाँ से उत्पादन होता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज्यादा निर्यात भी यही करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक रबर वैसे देखा जाए तो अमेजन और जेरे बेसिन में होती है, अमेजन के जंगलों में या अमेजन और जेरे बेसिन में इसका क्या होता है, खेती सबसे ज्यादा होता है। भारत में नहीं होता है सर्वाधिक रबर, भारत दूसरा स्थान पर है, ठीक है ना। चीन भी नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं है, अमेजन तथा जेरे बेसिन में होता है। लेकिन अगर अगर आप करंट में देखिएगा, ये क्वेश्चन पुराना है, ये किसी ने किसी एग्जाम में पूछा है। अब ये टाइप राइटर जो है ना, ये टाइप करने वाला जो आदमी था ना, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, पता नहीं उसको क्या मन में आया, वो लिखा नहीं, उसको लगता है कि सब टिपने में ज्यादा समय लगता है तो छोड़ दिया। हालांकि ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्या है पूछा गया प्रश्न, लेकिन करंट में अगर आप इसको सर्च कीजिएगा ना,
तो आपको क्या नाम आएगा? जी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है ना, यह क्या है? एक दक्षिणी एशियाई देश है, और यहाँ पर क्या होता है, रबर की खेती बहुत होती है। ठीक है। अमेजन भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारा जंगल है, लेकिन यहाँ से निकालेगा कैसे? कौन जाएगा? इतना सारा जंगल लेकिन किसी काम का नहीं है। इसका समझिए तो 10% जंगल जो है ना, आदमी के इस्तेमाल के लिए। वैसे देखा जाए तो आदमी के इस्तेमाल के लिए तो पूरा जंगल है, क्योंकि ये जितने भी ऑक्सीजन का मतलब प्रोडक्शन करती है, ये जंगल है अमेजन का, पूरे पूरे वर्ल्ड का कितना है, 15-17% ऑक्सीजन ये अकेले अमेजन जंगल कर देती है। तो कहने का मतलब है कि आदमी के लिए तो इस्तेमाल का ही है, लेकिन इसके जंगल का जो प्रोडक्शन जैसे होता है ना, जैसे रबर हो गया, इसके अंदर से जड़ी बूटी जैसे निकालना है, लकड़ी वगैरह, तो वो लोग कर नहीं पाते। इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा घना है कि एंट्री ही मतलब नामुमकिन है। एक पर एक जीव जंतु है, जाएंगे मार देंगे लोगों को, तो पूरे अंदर तक जाना क्या है, इम्पॉसिबल है। थाईलैंड जो है ना, वो इस मामले में क्या है, अभी टॉप पे चल रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश, तो ये अपना भारत हो जाएगा। भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला कंट्री है। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? मूंगफली जो है, इसका मूल स्थान कहाँ है? दोस्तों, मूंगफली का मूल उत्पादन ये ब्राजील हो जाएगा। ठीक है ना, मूंगफली का मूल उत्पादक देश कौन है, मतलब मूल उत्पादन कहाँ से होता था, तो ये हो जाएगा ब्राजील से। ठीक है, चलिए, ये सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब क्या किया जाए? चलिए, आज कुछ हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कल जो है ना, कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी प्रमुख मतलब दिवसें हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।